नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपके साथ आपका अपना राज के वर्मा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रियल एस्टेट के एक ऐसे सच की जिसे आपको जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आपने अपनी मेहनत की कमाई से एक फ्लैट बुक किया हो, बिल्डर ने कहा हो कि सर अभी सिर्फ 10% बुकिंग अमाउंट दीजिए, आपने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला, स्वाइप किया या फिर व्हाट्सएप पर आए एक पेमेंट लिंक पर क्लिक करके लाखों रुपए भेज दिए और कुछ महीनों बाद अचानक आपके घर पर या ईमेल में ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस पहुंच जाए, जिसमें पूछा जाए कि आपने ये पैसा कैसे भेजा, किस नियम के तहत भेजा और क्या आपने भारतीय कानून तोड़ा है। अब ज़रा खुद से सवाल पूछिए, क्या सिर्फ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर कोई जांच के घेरे में आ सकता है? क्या घर खरीदना अब भारतीयों के लिए खतरे की घंटी बन गए? क्या हजारों लोग अनजाने में ऐसे ट्रांजैक्शन कर बैठे जो आगे चलकर उन्हें कानूनी परेशानी में डाल सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पैसा आपका है, टैक्स देकर कमाया गया है, तो फिर ईडी को दिक्कत क्या है? दोस्तों, यही वो कहानी है जिसने पिछले कुछ महीनों में भारत के रियल एस्टेट और निवेश जगत में हलचल मचा दी, क्योंकि दुबई का चमकता हुआ रियल एस्टेट मार्केट, जहां भारतीय निवेशकों ने अरबों रुपए लगाए, अब भारतीय एजेंसियों की निगाहों में आ गया। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने उन भारतीयों को नोटिस भेजने शुरू कर दिए जिन्होंने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ लोगों ने यूएई जाकर सीधे कार्ड स्वाइप करके बुकिंग अमाउंट दिया, जबकि कुछ ने डेवलपर्स द्वारा भेजे गए ऑनलाइन पेमेंट लिंक के जरिए रकम ट्रांसफर कर दी। लेकिन यहीं से मामला उलझ गया, क्योंकि भारत में विदेश में पैसा भेजने के लिए एक तय व्यवस्था है जिसे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS कहा जाता है। इसकी आधिकारिक जानकारी आरबीआई की वेबसाइट्स पर भी मौजूद है और इसके तहत एक भारतीय नागरिक सालाना $2.5 लाख तक विदेश भेज सकता है, लेकिन ये पैसा अधिकृत बैंकिंग चैनल के जरिए जाना चाहिए और उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड से विदेश में प्रॉपर्टी की बुकिंग करता है तो कई बार यहाँ ट्रांजैक्शन उस तरह रिकॉर्ड नहीं होता जैसा LRS के तहत अपेक्षित होता है। इसी वजह से एजेंसियों को शक है कि कहीं कोई व्यक्ति नियमों को बाईपास करके विदेशी निवेश तो नहीं कर रहा। इकोनॉमिक्स टाइम की ही एक और रिपोर्ट में दावा किया गया कि फरवरी 2026 में कम से कम कुछ लोगों को नोटिस भेजे गए और उनमें फंड्स के सोर्स और पेमेंट स्ट्रक्चर के बारे में सवाल पूछे गए। अब यहाँ एक और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है दोस्तों, आखिर इतने भारतीय दुबई में प्रॉपर्टी क्यों खरीद रहे हैं? जवाब भी बेहद दिलचस्प है। दुबई में कई इलाकों में भारतीय निवेशकों को 6 से 9% तक का रेंटल यील्ड मिलने का दावा किया जाता है, जो भारत के कई बड़े शहरों से ज़्यादा माना जाता है। वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, निवेशकों को लॉन्ग टर्म वीज़ा जैसी सुविधाएं मिलती है और भारतीयों के लिए दुबई एक परिचित और आसान बाजार बन चुका है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ सालों में दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर में भारतीय खरीदार सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में शामिल हो रहे हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर आपको रोज ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कहा जाता है सिर्फ 20 लाख लगाओ और दुबई में घर पाओ, EMI पर दुबई में फ्लैट, आज बुक करो कल की डबल। लेकिन इसी चमक के पीछे एक ऐसा कानूनी पेच छिपा है जिसके बारे में बहुत से लोगों को शायद जानकारी नहीं थी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईडी की नज़र खासतौर पर उन लोगों पर है जिन्होंने क्रेडिट कार्ड के जरिए डाउन पेमेंट या शुरुआती बुकिंग राशि चुकाई। एजेंसी ये समझना चाहती है कि क्या इन ट्रांजैक्शन में फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नियमों का उल्लंघन हुआ है। अब आम आदमी सोचता है कि अगर बैंक ने कार्ड दिया है, कार्ड काम कर रहा है, पेमेंट हो गई, तो फिर गलती कहाँ हो? लेकिन यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि दोस्तों क्रेडिट कार्ड असल में आपका पैसा नहीं होता, ये बैंक का उधार होता है। यानी टेक्निकली आपने विदेश में संपत्ति खरीदने के लिए कर्ज का इस्तेमाल किया और विदेशी संपत्ति खरीदने से जुड़े नियम इस बात को अलग नज़र से देखते हैं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्रेडिट कार्ड मूल रूप से ट्रैवल, होटल, शॉपिंग या छोटे खर्चों के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं, ना कि करोड़ों रुपए के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट ले लीजिए जिसमें एक्सपर्ट्स ने कहा कि क्रेडिट कार्ड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और सुविधा के लिए होते हैं, बड़े कैपिटल एसेट खरीदने के लिए नहीं। अब जरा दूसरा एंगल देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दुबई में 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बुक की, बिल्डर ने कहा कि 10% डाउन पेमेंट करें, उसमें 10 लाख रुपए कार्ड से दे दिए। अब अगर कार्ड पर 24 से 30% तक की ब्याज दर लगती है और भुगतान समय पर नहीं होता है तो वही 10 लाख रुपए कुछ सालों में कहीं ज़्यादा महंगे पड़ सकते हैं। यानी निवेश का सपना कर्ज के जाल में बदल सकता है। लाइव मिंट की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि ऐसे खरीदार अब मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं, क्योंकि उन्हें ट्रांजैक्शन नियमित करना होगा या संभावित जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर कमज़ोर बाजार में संपत्ति बेचनी पड़ सकती है।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई लोग शायद जानबूझकर नियम नहीं तोड़ रहे थे। उन्हें लगा कि डेवलपर ने लिंक भेजा है, बैंक ने कार्ड दिया है, पेमेंट हो रही है तो सब कुछ लीगल होगा। लेकिन कानून अक्सर इरादा नहीं बल्कि प्रोसेस देखता है। अगर प्रोसेस गलत हुआ तो परेशानी खड़ी हो सकती है। इसी वजह से टाइम्स ऑफ इंडिया सहित कई मीडिया रिपोर्ट्स ने पहले भी भारतीय इन्वेस्टर्स को चेतावनी दी थी कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशी प्रॉपर्टी पेमेंट करना नियमों के लिहाज से जोखिम भरा हो सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की समस्या है या एक बड़े ट्रेंड की शुरुआत? क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत से दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में निवेश तेजी से बढ़ा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, प्रॉपर्टी एक्सपो, व्हाट्सएप मार्केटिंग और विदेशी डेवलपर्स के भारतीय रोड शो ने हजारों लोगों को आकर्षित किया। कई मामलों में लोगों ने बिना पर्याप्त कानूनी सलाह लिए सिर्फ एडवर्टीजमेंट देखकर निवेश कर दिया। लेकिन अब ईडी की कार्रवाई ने पूरे सेक्टर को एक संदेश दिया कि विदेश में निवेश करना गलत नहीं, लेकिन नियमों को नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईडी नोटिस क्यों भेज रही है। बल्कि असली सवाल यह है कि अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड से दुबई में प्रॉपर्टी खरीद ली तो उसके सामने आगे क्या खतरे खड़े हो सकते हैं। क्या सिर्फ कानूनी नोटिस आएगा या फिर भारी जुर्माना, टैक्स जांच, क्रेडिट स्कोर का नुकसान और कर्ज का ऐसा जाल भी सामने आ सकता है जिससे निकलना बेहद मुश्किल हो जाए। और यही हमें लेकर जाता है इस रिपोर्ट के अगले और इम्पॉर्टेंट हिस्से की तरफ, जहां हम समझेंगे कि क्रेडिट कार्ड से विदेशी प्रॉपर्टी खरीदना आखिरकार फाइनेंशियल रूप से कितना खतरनाक हो सकता है और क्यों कई एक्सपर्ट्स इसे फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब मान रहे हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि ईडी आखिर क्यों दुबई में क्रेडिट कार्ड से प्रॉपर्टी खरीदने वाले भारतीयों पर नजर रख रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या सिर्फ एक नोटिस आएगा या फिर यह फैसला उसकी फाइनेंशियल जिंदगी को हिलाकर रख देगा। दोस्तों, दरअसल यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि दुबई में घर खरीदने का सपना जितना आकर्षक दिखता है, क्रेडिट कार्ड से उसका भुगतान करना उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स और ईटी रियलिटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी की जांच का केंद्र सिर्फ कानूनी पहलू नहीं बल्कि वो पूरा ट्रांजैक्शन मॉडल है जिसके जरिए कुछ निवेशकों ने विदेशी संपत्ति खरीदने की कोशिश की। अगर जांच में फेमा या LRS नियमों के उल्लंघन का मामला बनता है तो जुर्माना लगता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एजेंसियां ये देख रही है कि कहीं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल विदेशी निवेश नियमों को दरकिनार करने के लिए तो नहीं किया गया। दूसरी तरफ कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ निवेशक अब ऐसी स्थिति में हैं जहां उन्हें ट्रांजैक्शन को नियमित करने, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने या ज़रूरत पड़ने पर निवेश से बाहर निकलने पर विचार करना पड़ सकता है। लेकिन कानूनी जोखिम से भी बड़ा खतरा है डेब्ट ट्रैप, यानी कर्ज का जाल। अगर कोई व्यक्ति ये सोचकर क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर देता है कि बाद में प्रॉपर्टी बेचकर पैसा निकाल लेगा और बाजार में गिरावट आ जाए, तो उसके पास एक तरफ महंगा कर्ज होगा और दूसरी तरफ ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी कीमत उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी। इससे उसका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है, भविष्य में लोन लेना मुश्किल हो सकता है और फाइनेंशियल तनाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स हमेशा सलाह देते हैं कि विदेश में प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो RBI के लिबरलाइज्ड रेमिट स्कीम यानी LRS के तहत ही बैंकिंग चैनलों का इस्तेमाल करें, जहां हर ट्रांजैक्शन का स्पष्ट रिकॉर्ड रहता है। विदेश में घर खरीदना पूरी तरह लीगल है, दुबई में निवेश करना भी लीगल है, लेकिन शॉर्टकट अपनाने की कोशिश कभी कभी महंगी पड़ सकती है। इसलिए अगर आप भी दुबई, लंदन, सिंगापुर या दुनिया की किसी भी देश में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले नियम समझिए, फाइनेंशियल जोखिम समझिए और फिर निवेश कीजिए। क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे महंगी गलती गलत प्रॉपर्टी खरीदना नहीं होती बल्कि गलत तरीके से खरीदना होती है। और यही वजह है कि ईडी की नज़र में तमाम ऐसी ट्रांजैक्शन हैं और इस तरह की ट्रांजैक्शन को लगातार नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे कोई बहुत बड़ा जोखिम आपके सामने खड़ा हो सकता है। अगर आपने सारी की सारी ट्रांजैक्शन, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं तो आप आसानी से जवाब देकर चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन कहीं पर भी कोई पेच है तो आप मुश्किल में भी फंस सकते हैं। इसलिए दोस्तों, विदेश में प्रॉपर्टी निवेश कीजिए, लेकिन सोच समझ के कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन पूरा रखिए और लीगल तरीके से जो एक अधिकृत तरीका है उसी तरीके से पेमेंट कीजिए, वरना ना केवल ईडी बल्कि दूसरी प्रॉब्लम्स भी आपके सामने आकर खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की कार्रवाई सही है? क्या आपने भी कभी विदेश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर प्रॉपर्टी ली है? और क्या आपके पास भी ईडी या किसी दूसरी एजेंसी का कोई नोटिस आया है इस बारे में? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलेंगे आपसे अगले एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।